नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते बड़ी बड़ी खबरों का अंबार लगा हुआ है। 12 रुपए के शेयर ने कैसे किया कमाल, ग्रो के नतीजों के बाद क्या करे, कैसे रहे नतीजे, किस कंपनी ने किया डिफॉल्ट तो शेयर हुए क्रैश, और अनिल अंबानी को लेकर इस बार जो आफत है वो काफ़ी बड़ी है। कौन सी कंपनी एआई की दुनिया में धमाका मचाने जा रही है जो कि भारतीय कंपनी है। ऐसी ढेरों खबरें, हर एक खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रो की पेरेंट कंपनी, यहाँ पे बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स की। यहाँ पर देखिए इस हफ्ते शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले आप ये समझिए कि स्टॉक जो 18% के आसपास टूटता हुआ दिखा और उसके बाद शुक्रवार को कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे और वापस रॉकेट होता हुआ दिखा। क्योंकि पहले तो देखिए स्टॉक जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद से बम्पर तेजी देखने को मिली और उसके बाद मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। लेकिन एक बार फिर नतीजों के बाद जो है स्टॉक जो है वो रॉकेट बन गया है। यहाँ पर आप अगर इनके नतीजों को टटोले यहाँ पर तो कंपनी ने इस तिमाही में 471 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि पिछले साल सेम तिमाही की बात करें तो 420 करोड़ का था, यानी कि 12% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मुनाफे में इसकी जो एक दूसरी वजह रही है वो रही है अन्य आय, यानी कि अदर इनकम का योगदान रहा है और इस तिमाही में ये करीब 52 करोड़ रुपए देखने को मिली है अदर इनकम की बात की जाए। यहाँ पर अगर आप इसको क्वार्टर बेसिस पे देखें कंपनी के मुनाफे को, क्योंकि हमने ईयरली बता दिया, अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 24% का जंप, 24.5% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है। आय की बात करें तो करीब ये 12.5% से ज़्यादा बढ़कर करीब 1018 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो कि पिछली तिमाही की बात करें तो 904 करोड़ के आसपास का थी। कामकाजी मुनाफा एबिटा की बात करें तो 25% बढ़कर 603 करोड़ पर आ गया है। यहाँ पे एबिटा मार्जिन की बात करें साल दर साल के हिसाब से ना होकर अगर आप तिमाही दर पे भी देखें तो 53.4% से बढ़कर ये 59.3% पर आ गया है यहाँ पर। और इस हिसाब से आप देखिए स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी। और ऐसे में आप एक्सपर्ट का व्यू तो ज़रूर जानना चाहेंगे, तो प्रदीप हल्दर हो या फिर वीएल अंबाला हो, उनका कहना है कि 175 से लेकर 200 की रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है जल्द ही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक और जो लिस्टेड कंपनी देखने को मिली इस हफ्ते फिजिक्स वाला आईपीओ की बात कर लेते हैं। डेब्यू होता हुआ दिखा यहाँ पे और एक अच्छा डेब्यू हुआ यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उन्होंने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी। शेयरों ने आप ये समझिए कि ओपनिंग आईपीओ प्राइस के मुकाबले एक जोरदार प्रीमियम दिखाया है यहाँ पे। अगर आप एनएससी की बात करें तो 145 रुपये पर खुला, जो कि इशू प्राइस 109 रुपये था, यानी कि 33% ऊपर खुलता हुआ दिखा। वहीं बीएससी पर 143 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। करीब 15% जो है स्टॉक टूट गया। मार्केट कैप भी घटा है यहाँ पर, और आप ये समझिए कि जो मार्केट कैप लिस्टिंग के दौरान था 45,974 करोड़, वहाँ से घटकर 34,000 या करीब 35,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर आ गया। तो वैल्यूएशन में एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कंपनी यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी के को फाउंडर और यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक माहेश्वरी ने क्या कहा है। देखिए उनका ये साफ तौर पे कहना है कि फिजिक्स वाला अगले 12 महीनों में कम से कम समय में यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने का लक्ष्य रख रही है। देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, ये हमने आपको कई बार बताया भी है, लेकिन अभी ये जो है इनका कहना है कि हम लोग 12 महीने में प्रॉफिटेबल होते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई होल्ड करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर निकल जाएं जिनके पास है। तो देखिए इसमें मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल का साफ तौर पे कहना है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए जो स्टॉक है 20 से 25% के आसपास आप अपनी पोजीशन बनाए रखें यहाँ पर। बाकी जो है आप भले ही निकल सकते हैं, लेकिन 20 से 25% के आसपास यहाँ पे एक पोजीशन बना के यहाँ पर आप निवेशित रहें। जो इनका बिजनेस मॉडल है उनको पसंद आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ जो है ये शेयर दिखा सकता है, ये उनकी तरफ से राय आती हुई दिखी है। अब हम लोग एक ऐसे छोटे स्टॉक की बात करते हैं जो पूरे हफ्ते रॉकेट बना रहा है, यहाँ पर एकदम धुआंधार तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है ये सेल विन ट्रेडर्स। अब आप ये देखिए यहाँ पे 25% पूरे हफ्ते 25% से ज़्यादा दौड़ गया है स्टॉक, और जिसके बाद जो शेयर का भाव है वो 12.5 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा। इस तेज़ी का कारण जो है यहाँ पर ये है कुमकुम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने 36% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता या फिर कहीं हस्ताक्षर जो है किए हैं। कंपनी ने खरीदी हिस्सेदारी जो है सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड ने। यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पे कुमकुम जो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ एक समझौता किया। उस समझौते के साथ यहाँ पर जो है जो कायापलट उनका ब्रांड है, नाम से अपना कारोबार चलाती है, और इस समझौते के तहत क्या हुआ है कि सेल्विन ट्रेडर्स पहले जो है उसमें 36% हिस्सेदारी खरीदेगा और उसके बाद फिर 18 महीनों के भीतर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% तक करने का यहाँ पर विकल्प
देखने को मिल रही है। और ये योजना इस बात को दिखाती है कि जो सेल्विन ट्रेडर्स को कुमकुम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार और उसके भविष्य की ग्रोथ को लेकर काफ़ी भरोसा है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो साझेदारी है ये इंडस्ट्री के स्थिति को और मजबूत करेगी, यहाँ पर उसके शेयरधारकों को फायदा पहुंचाएगी। और MOU की बात करें तो दोनों कंपनियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने का यहाँ पर योजना शामिल है। कंपनी के अगर आप क्वार्टर नतीजों की बात करें यहाँ पर, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो सितंबर तिमाही की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी ने करीब 2.72 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 83 लाख का था, यानी कि काफ़ी अच्छा 227% का जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब कर्ज में डूबी और दिवालिया हो चुकी पॉपुलर कंपनी जेपी पावर वेंचर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जेपी एसोसिएट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए अगर आप जेपी पावर की बात करें यहाँ पर, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि अडानी ग्रुप का सहारा मिलता हुआ दिखा, जिसके चलते शेयरों में एक अच्छी तेजी आई यहाँ पर। और आप ये देखिए कि 2-3 दिन जो है स्टॉक ने एक अच्छी बढ़त बनाई, 2 दिन के अंदर 27% चढ़ा, लेकिन शुक्रवार को इसमें साफ तौर पर दबाव देखने को मिला। और आप यहाँ पे ये भी समझिए कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है यहाँ पे। अब आप इसमें समझिए कि कहानी हुई क्या, पूरे मामला है क्या। देखिए यहाँ पे खरीदने की रेस में जो है इस समय जो तमाम तरह की खबरें आई उसमें अडानी ग्रुप जो है वो है आगे निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दिवालिया हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो जयप्रकाश एसोसिएट है उसमें जो क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वहाँ से जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और वही जो चीज़ है यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अडानी को यहाँ पर जो है संभावित 100% हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि देखिए रिसोल्यूशन प्लान अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, मगर अडानी समूह ने इस कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदने की बात से यहाँ पे जेपी पावर के स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जिसमें 6,000 करोड़ जो रुपए है वो एडवांस में और 6,726 करोड़ 2 साल बाद देने हैं। और इसकी तुलना में अगर वेदांता की बात करें तो उन्होंने 16,726 करोड़ की यहाँ पे बोली लगाई थी, लेकिन इसमें 3,800 करोड़ की ही एडवांस पेमेंट की बात कही थी, बाकी जो 12,400 करोड़ है वो 5 साल में थे। तो ये जो चीज़ थी शायद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नहीं पसंद आई और इसलिए उन्होंने जो समर्थन है वहाँ पर जो जेपी एसोसिएट्स के लिए है वो अडानी पे करते हुए दिखे हैं। और कुल लेंडर्स की यहाँ पे बात करें तो जो कुल बकाया वो करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे रिटेल निवेशकों की काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है। सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस जो प्रोवाइडर कंपनी है एडा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे खबर क्या है, देखिए कंपनी जल्द ही जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIB के जरिए 3,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी कर रही है। ये जो फंड रेजिंग है योग्य संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर की जाएगी। यहाँ पे QIB की जो कीमत है मौजूदा भाव से, जो अभी स्टॉक का भाव है, उससे 5% के डिस्काउंट के आसपास हो सकती है। इस इशू के लिए मोतीलाल ओसवाल, SBI कैपिटल, IDBI कैपिटल, MK जैसे संभावित बैंकर्स यहाँ पे रहेंगे। सितंबर तिमाही में देखें आप तो सरकार की रेडा में हिस्सेदारी 71.76% की हिस्सेदारी है। और स्टॉक का अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करें तो 310 है, वहाँ से आप देखिए 50% के भाव जो है वो नीचे आ चुके हैं और लगातार जो है कंसोलिडेशन का फेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शेयरों में आप देखिए हफ्ते भर में भारी गिरावट देखने को मिली। 5 दिनों के अंदर ये जो स्टॉक है 27% तक टूट गया और भाव जो है 45 रुपये पर आ गया। अब समझते हैं कि ये गिरावट क्यों आई। देखिए कंपनी के जरिए 2 बैंकों के लोन पर डिफॉल्ट करने को लेकर ये जानकारी निकल के आई और जिस वजह से यहाँ पे भारी बिकवाली देखने को मिली। पिछले साल नवंबर में 128 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। 52 वीक हाई से आप ये समझिए 63% जो है स्टॉक करेक्ट हो चुका है और एक साल में कम से कम ये स्टॉक जो है अपनी पूरी आधे से ज़्यादा वैल्यू जो है वो गवा चुका है। 63% जो होता है वो काफ़ी बड़ा नंबर होता है यहाँ पे। अब देखिए खबर क्या निकल के आई, खबर ये निकल के आई कि कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोन पर 30 दिनों से अधिक की देरी कर दी है। अब आप यहाँ पे देखिए मंगलम ड्रग्स ने यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 4.15 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 3.5 करोड़ के लोन जो है वो समय पर नहीं चुका है, उसमें फेलियर रहा, जिसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिली। कंपनी ने कहा कि उसका बिजनेस जो है मुख्य रूप से अमेरिका एड से मिलने वाले फंड पर निर्भर करता है, लेकिन जो यहाँ पर जो स्थिति है
वो देखने को नहीं मिली उस हिसाब से, चाहे T8 हो, HIV मलेरिया जैसे जो ट्रीटमेंट के लिए जो यहाँ पे फॉर्मुलेट से होते हैं उससे फंडिंग होती है, वो फंडिंग होती हुई नहीं दिखी, जिस वजह से यहाँ पर जो है कंपनी ने डिले किया है यहाँ पे, और जो ऑर्डर्स थे उसमें गिरावट आती हुई दिखी यहाँ पे। और मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो ग्लोबल फंड से यहाँ पे कंपनी को फंडिंग मिल रही थी और कम बजट के साथ कंपनी जो है वो कारोबार कर रही थी, लेकिन ये जो बजट था वो काफ़ी कम था, गंभीर इस तरह की स्थिति जो है इसमें देखने को मिल रही थी, जिस वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है वो क्रैश होता हुआ दिखा है और डिफॉल्ट कंपनी करती हुई दिखी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की लिस्टिंग होती हुई दिखी है और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टेनको क्लीन एयर इंडिया IPO की। यहाँ पे अगर आप लिस्टिंग को देखें यहाँ पर तो NSE पर 505 रुपये के भाव पर ये खुला और 397 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 27% पर लिस्ट होता दिखा। BSE पर 498 रुपये पर हुआ, यानी कि करीब करीब 25% से ज़्यादा की लिस्टिंग जो है मुनाफा निवेशक कमाते हुए दिखे। और आप भी देखिए कंपनी के अगर हालिया वित्तीय प्रदर्शन देखें तो वो काफ़ी ठीक ठाक लगता है। FY23 में आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था 381 करोड़ था और FY25 में ये बढ़कर 553 करोड़ रुपये पहुँच गया। मार्जिन की बात करें तो 7.9% से बढ़कर 11.3% पर आ गया है। FY26 की पहली तिमाही में भी कंपनी ने मजबूत यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हुए दिख रही है। अब कंपनी की देखिए सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसका मजबूत और अनुभवी जो ग्लोबल यहाँ पे पेरेंटेज है। यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे आप ये समझिए जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पे टेनको जो है विश्व स्तर पर एक स्थापित एक बहुत ही स्टैब्लिश नाम है, उसका फ़ायदा भारतीय यूनिट को भी मिलता है। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल जो है ट्रक सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जो कि उसकी कंपटीशन क्षमता को और बढ़ाता है। यहाँ पे टेनको जो है ग्लोबल की योजना ये है कि भारतीय कंपनी को एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना और मजबूत हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक और कंपनी जो लिस्ट होती देखी, फुजियामा पावर सिस्टम्स। मार्केट में इसने डेब्यू किया, इंतजार खत्म हुआ और आप यहाँ पे देखिए जो लिस्टिंग होती हुई दिखी, लिस्टिंग के बाद ही यहाँ पे निवेशकों को झटका लगा। शेयर जो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, जिससे जो पैसा लगाने वाले जो निवेशक थे उनको एक नुकसान झेलना पड़ा। NSE पर 220 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर यह लिस्ट हुआ, जबकि जो इशू प्राइस था 228 था, यानी कि 3.5% का नुकसान झेलने को मिला। वहीं BSE पर जो लिस्टिंग होती थी कि उससे करीब करीब 4.21% का लॉस जो है निवेशकों को हुआ। अगर कितना लॉस हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फुजियामा पावर सिस्टम के शेयरों में लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर जो है आप एक समझिए कि एक लॉट में 65 शेयर थे और जो लॉट था 14,820 रुपये के आसपास का था यहाँ पे, और शेयर का जो प्राइस बैंड था 228 था और 4.21% के डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो करीब करीब यहाँ पे एक लॉट में 650 रुपये के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए कि जो सब्सक्रिप्शन लेवल था वो भी पूरा नहीं भरा था, तो तमाम तरह की चीज़ें थी जो हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पे साझा की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी खबरें हैं जिस पे आपको जानकारी लेनी चाहिए। NBFC सेक्टर की बात करते हैं, कंपनी है सम्मान कैपिटल, जिसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। इस हफ्ते शेयरों में एक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले जो शेयर थे वो भारी गिरावट दर्ज होती दिखी। यहाँ पे 5 दिनों के अंदर 8% से ज़्यादा स्टॉक जो है वो टूटता दिखा। हालांकि शुक्रवार को शेयर में एक रौनक देखने को मिली। ये गिरावट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के लगे झटके के बाद आई। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBI और कॉर्पोरेट मामलों में के मंत्रालय, जिसे MCA कहा जाता है, उन्होंने साफ तौर पर उसकी जांच पर एक गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि कंपनी पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं उसमें जांच एजेंसियों का जो रवैया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने पूछा कि जब सेबी को जांच का अधिकार दिया गया था तब भी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की और इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों अपनाए गए। मामला क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका यानी कि PIL पर हो रही है, जिसमें आरोप था कि कंपनी के खिलाफ कई गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो हैं उसको नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ऐसे यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जिस पर गहन जांच की ज़रूरत है और FIR यहाँ पर दर्ज करना एक उचित कदम होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 2 खबरें अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। पहले जो है मैनेजमेंट के हिसाब से एक पॉजिटिव खबर है। देखिए रिलायंस पावर के शेयर में एक जोरदार तेजी देखी गई। स्टॉक जो है दिन के ऊपरी स्तर 41 रुपये पर भी पहुंचता हुआ दिखा, 5% ये चढ़ता हुआ दिखा, और ये जो छाल है वो कंपनी के जरिए एक बड़े गवर्नेंस सुधार और प्रमुख यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी लक्ष्यों की घोषणा के बाद देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए खबर क्या है, नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गठित करने की यहाँ पे खबर है। कंपनी के निर्देशक
मंडल ने बैठक में एक नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। ये बोर्ड जो है सीईओ, प्रमुख मैनेजमेंट कर्मियों और साथ ही सीनियर लीडरशिप से मिलकर बनेगा। गवर्नेंस को लेकर मजबूत करना है, यहाँ पर निगरानी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करना, सशक्त करना और संगठन को और अधिक यहाँ पे चुस्त बनाने को लेकर ये पूरा भविष्य की जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। यहाँ पे क्लीन एनर्जी में बड़ी उपलब्धि, कंपनी की सहायक इकाई जो है रिलायंस एनयू एनर्जीज जो है हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक कई ऑर्डर मिलते हुए देखे हैं यहाँ पर कंपनी को। और इसके अलावा अभी समझिए ग्रुप ने 4 गीगावाट तक सोलर क्षमता और करीब 6.5 गीगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता को सुरक्षित कर लिया है। चलिए अब हम लोग दूसरी खबर की बात करते हैं। ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस ग्रुप की जो कंपनियों से जुड़ी यहाँ पे जो परिसंपत्ति यानी कि जिसको एसेट कहा जाता है उसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1400 करोड़ रुपए की जो अटैचमेंट है वो की है। ताज़ा कदम के बाद अब इस मामले में जब्त संपत्तियों का कुल जो वैल्यू है वो बढ़कर करीब 9000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एजेंसियों ने ये जो कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून यानी कि PMLA के तहत की है। अटैच की गई जो तमाम तरह के एसेट्स हैं वो नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में स्थित बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले एजेंसियों ने इसी जांच के हिस्से में करीब 7,500 करोड़ के जो है वो एसेट अटैच किए थे। इस महीने की शुरुआत में एजेंसियों के विशेष कार्य बल ने यानी कि यहाँ पे जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है, आरकॉम जो है, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े जो बैंक के धोखाधड़ी मामले हैं उसमें एक जांच की थी। और जांच के तहत यहाँ पर जो है करीब 4,462 करोड़ रुपए की वैल्यू के 132 करोड़ से अधिक की जो ज़मीन है वो कुर्क कर ली थी यहाँ पे। और वजह भी अब आप समझ लीजिए कि क्या कारण रहे हैं यहाँ पर। देखिए ईडी के मुताबिक आरकॉम और जो ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है 2010 और 2012 के बीच घरेलू और विदेशी दोनों तरह के जो कर्जदाताओं से 40,185 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद से 9 बैंकों के समूह ने यहाँ पर ऋण खातों जो थे यहाँ पे कर्ज जो खाते थे यहाँ पर उसमें धोखाधड़ी का जो मामला है वो निकल कर आया। जांच में क्या पता चला? जांच में ये पता चला कि एक कंपनी के जरिए लिए गए कर्ज का इस्तेमाल जो है ग्रुप की अन्य कंपनियों के ऋण चुकाने में, यहाँ पर संबंधित पक्षों को ट्रांसफर करने में, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसको अगर आप थोड़ा सा और क्लैरिटी में समझें तो एजेंसी का आरोप यह था कि 13,600 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है वो डाइवर्ट की गई। 12,600 करोड़ रुपए जो है संबंधित पक्षों को दिए गए। लगभग 1,800 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए, जिसके बाद में कंपनियों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, डाइवर्ट किया गया। ये पूरा मामला निकल गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल कितना बड़ा है। आपने भी जाना है यहाँ पे 2010-11 का मामला है यहाँ पर, और 2011-10 का मामला करके अब इतने साल हो गए और अब जहाँ पे अटैचमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे जो है एक लंबा इंतज़ार जो है देखने को मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं KEC इंटरनेशनल के शेयरों की। लगातार इसमें देखिए शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एक तो शेयर जो है आप देखिए एक दिन में तो 7% से ज़्यादा टूटा, दूसरे दिन 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट तब आई जब कंपनी ने बताया कि जो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसने उसके टेंडरों से 9 महीने के लिए यहाँ पर जो है उस पर रोक लगा दी, कहें कि प्रतिबंध लगा दी। पावर ग्रिड से मिले एक लेटर के जरिए ये जानकारी सामने आई कि लेटर में कहा गया कि 18 नवंबर से शुरू होकर अगले 9 महीने तक KEC को किसी भी तरीके के नए टेंडर में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ना ही यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वो हासिल कर सकेगी पावर ग्रिड से। पावर ग्रिड का ये कदम उन कथित कॉन्ट्रैक्ट संबंधी उल्लंघनों से जुड़ा है जिसकी जानकारी जो है KEC ने पहले 24 मार्च को यहाँ पे एक्सचेंजों को दी थी। यहाँ पे पावर ग्रिड ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि ये जो प्रतिबंध है मौजूदा वक्त में ये प्रभावित दूसरे जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसको प्रभावित नहीं करेगा। KEC इंटरनेशनल ने एक्सचेंज को ये भी बताया कि जो निर्णय है उसके खिलाफ वो कानूनी विकल्प तलाश रही है और पावर ग्रिड से भी इसको दोबारा सोचने की पुनः विचार की वो जो मांग है वो इस पर कर रही है। तो ये खबर थी। यहाँ पर साफ तौर पे जो झटका मिला, निवेशकों के बीच में कंसर्न हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है यहाँ पर AWL एग्री बिजनेस, जिसको यानी कि अडानी विल्मर कहा जाता है। यहाँ पे शेयरों पर बड़ी खबर आई। कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिली। अडानी ग्रुप ने अडानी विल्मर में अपनी बची हुई 7% हिस्सेदारी जो है यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए बेच दी है। खबरों की माने तो घरेलू म्यूचुअल फंड जैसे यहाँ पे आप समझिए वैनगार्ड, चार्ल्स हो गया यहाँ पे, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया या फिर बंधन म्यूचुअल फंड ने इस हिस्सेदारी को खरीदा है। और इस ब्लॉक डील के चलते स्टॉक पर एक दबाव देखने को मिला। करीब 2.5% स्टॉक जो है वो टूटता दिखा। ये सौदा ऐसे समय में हुआ जब अडानी ग्रुप जो है यहाँ पर AWL एग्री बिजनेस जो विल्मर में पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे इस हफ्ते की शुरुआत में अडानी ग्रुप जो है और जिनके पास करीब कंपनी के 20% के आसपास की हिस्सेदारी थी, वहाँ से 13% जो हिस्सेदारी है वो विल्मर इंटरनेशनल की एक यूनिट को
ऑफ मार्केट डील के जरिए यहाँ पर 4,646 करोड़ में बेच दी थी। बताया जा रहा है कि इस डील को जेफरीज ने मैनेज किया है और ये पूरी प्रक्रिया अडानी ग्रुप के एफएमसीजी बिजनेस से बाहर निकलकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस को और मजबूत करने की यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम लोग बड़ी खबर की एक और बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी टाटा यहाँ पे जो कंसल्टेंसी सर्विस TCS है, अब वो सिर्फ कोडिंग और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहने वाली है। कंपनी ने भविष्य की तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए कमर कस ली है। TCS ने अमेरिकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म TPG के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत भारत में एक विशालकाय AI रेडी डेटा सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। इस साझेदारी के केंद्र में है एक नई कंपनी हाइपर वॉल्ट AI डेटा सेंटर लिमिटेड। अक्टूबर के आखिरी में बनी इस कंपनी में TCS और जहाँ पे जो TPG है मिलकर अगले कुछ सालों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए यानी कि 2.1 अरब डॉलर की इक्विटी निवेश करेंगे। इस जॉइंट वेंचर की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। यहाँ पे TCS की हिस्सेदारी की बात करें तो 51% रहेगी, जबकि यहाँ पे TPG लगभग यहाँ पर 8,820 करोड़ रुपए से देकर 49% हिस्सेदारी रखेगा। अब TCS के बिजनेस मॉडल को आप यहाँ पे अगर देखें तो अभी तक क्या मॉडल था, एसेट लाइट मॉडल था, यानी कि कम पूंजी लगानी पड़ती थी। यहाँ पे कोई मामला तो एक्सपोर्ट का था, लेकिन अब डेटा सेंटर बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा निवेश की जरूरत होती है। तो पहली बार जो TCS है इस प्रोजेक्ट के लिए भारी कर्ज को जुटाएगी। प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ पैसा जुटाने की यहाँ पे खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कंपनी की बात कर लेते हैं। IT दिग्गज कंपनी ये भी इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो है 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान यहाँ पे हो गया है। 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी 10 करोड़ शेयर जो है 1,800 रुपये के भाव प्रति शेयर के भाव पर निश्चित कीमत पर खरीदेगी। रिकॉर्ड डेट जो थे 14 नवंबर की थी। और आप यहाँ पे ये समझिए कि 10 करोड़ इक्विटी शेयरों का ये बायबैक कंपनी की कुल पेडअप जो कैपिटल का करीब 2.41% हिस्सा है। 1,800 रुपये की बायबैक प्राइस के ऐलान वाले दिन के मुकाबले आप ये देखिए कि करीब 19 से 21% प्रीमियम के हिसाब से ये स्थिति दिखाता है। खासकर छोटे निवेशकों के लिए ये आकर्षक मौका है। इन्फोसिस के जो प्रमोटर्स हैं, नारायण मूर्ति हो गए, नंदन नीलकणी हो गए या सुधा मूर्ति ने बायबैक में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। अगर बायबैक पूरा सब्सक्राइब हो गया तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़कर 13.37% तक पहुंच सकती है। अब आपको बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब भी देते हैं। देखिए कई एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है। बायबैक प्राइस जो है वो 17 से लेकर 21% तक का प्रीमियम दिखा सकता है। तो ये ओवरऑल शो था पर्दे के पीछे। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी स्टॉक पर आप चाहते हैं हम लोग इस वीडियो में हिस्सा दें, उसको बनाएं उसके ऊपर, तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।